हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि 11th की टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का है। ये क्रेडिट जो है एनसीईआरटी को जाता है क्योंकि ये बुक एनसीईआरटी की है। तो आज जो देखने वाले हैं वो चैप्टर 3 है, उसको देखेंगे आज हम चैप्टर 3 को। और जो टॉपिक है हमारा, मतलब जो है मेन हेडलाइन है, वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसको आज हम देखने वाले हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कल हमने अर्थ के बारे में देखा था कि कैसे उसका इवोल्यूशन और ये सब हुआ, तो वो हमने कल देखा था। तो आज जो देखने वाले हैं वो बेसिकली हम इंटीरियर देखने वाले हैं अर्थ का। खास करके एक तो इंटीरियर देखेंगे, साथ में अर्थक्वेक भी देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोल्केनोज और जो बाकी चीजें बचती है वो कल देखेंगे हम। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और चाहे तो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, ये कंपल्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, इसको तो कंटिन्यू कर लेना। और वैसे भी चाहे एनसीईआरटी वाली आप देखो या ना देखो, लेकिन जो मैं वर्ल्ड मैप के लिए पीवाईक्यू डिस्कशन रखने वाली हूँ, करना है उसको, तो वो आप बिल्कुल देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। और जो मैपिंग सीरीज जो मैं लेके आऊंगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, और उसको आप जरूर देखना। तो चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें देखो, शुरुआत तो इन्होंने यहाँ पे बस यहाँ पे कुछ पूछे हैं, क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं यहाँ पे बताऊं, पढ़ूं तो पढ़ लेती हूँ। व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट नेचर ऑफ द अर्थ? आप नेचर कैसे जानते हो अर्थ का, मतलब कैसे इमेजिन करते हो? एंड डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक अ क्रिकेट बॉल, और अ हॉलो बॉल विद अ थिक कवर ऑफ रॉक्स दैट इज लिथोस्फीयर? तो क्या इस तरह से एज जैसे क्रिकेट का बॉल होता है वैसे सोचते हो, वैसे इमेजिन करते हो आप अर्थ को? बिल्कुल ऐसे पूछा है वहां पे। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसे ही। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैन यू रिकलेक्ट द इमर्जेंस ऑफ हॉट मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर, मैग्मा फ्लो आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर? तो ये तो देखो, कोई भी रिकलेक्ट नहीं कर सकता है। बाद में जाके जब ये कूल हो जाएगा तब जाके हम उसको ये कर सकते हैं, लेकिन जब वो बह रहा होता है तो कोई भी नहीं करेगा। इतना तो मूर्ख कोई भी नहीं हो सकता, है ना? तो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। बाकी अर्थ का जो शेप है, हमारी ये अर्थ है, मान लो, रुक जाओ मैं थोड़ा इसको बढ़ा नहीं, कम कर देती हूँ। अब मान लो ये हमारी अर्थ है, कहाँ पे निकालू इसको? जाओ, यहाँ पे निकालती हूँ। हाँ, मान लो ये हमारी अर्थ है, थोड़ा गोला सही नहीं आ रहा, और ये हमारी इक्वेटर है। तो ये हमारी अर्थ जो है, इसको हम पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं बोल सकते, थोड़ी सी यहाँ पे बल्ज हो रखी है, यहाँ पे इस तरह से। तो इसको पूरी तरह स्फेरिकल तो है नहीं हमारी अर्थ। अगर अर्थ को कोई शेप मिल रहा है, वैसे तो आपको कल मैंने नहीं बताया था ना, ज्योग्राफी का मतलब, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है? और जो ग्राफी जो होता है, तो उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है? देखो, जो अर्थ के ऊपर रिवर्स है, माउंटेन्स है, ठीक है, ऐसे माउंटेन्स है, कहीं पे लेक्स है, कहीं पे कोस्ट है, कहीं पे ओशियन है। तो ये सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं हम, उसको एक बुक में कवर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। मतलब जो भी हमारी अर्थ का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हमने एक बुक में लिखा है, या जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। बस सिंपली इतना याद रखना है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ज्योग्राफी बहुत ही टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो हमेशा देखो, ज्योग्राफी को स्टडी करने का एक आसान तरीका यही होता है कि जो बोला गया ना वो ड्रॉ करते रहो, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब देखो, मैंने कल बोला था ना कि ये सृष्टि का नियम ही है, क्या? चेंज चेंज होता रहता है, सब चेंज हो रहा है, हम भी चेंज हो रहे हैं। मतलब देखो, अब आपका 12th में नेचर कैसा था और पोस्ट ग्रेजुएशन में नेचर कैसा है, या ग्रेजुएशन में ले लो कि कैसा है आपका नेचर, ठीक है? या मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो, जब जब आपका रिलेशनशिप नया नया होता है तब आपका रिश्ता कैसे होता है, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अलग होती है। जैसे अगर 2 साल बीत जाते हैं आपके रिश्ते को, आपका बॉन्डिंग अलग बन जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वैसे ही चेंज, हर चीज में चेंज है, तो ये सृष्टि का नियम ही है। तो अर्थ में भी चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है? जो अर्थ में चेंजेस आते हैं उसके रीजन होते हैं, कौन सी फोर्स की वजह से चेंजेस आते हैं। एक तो एक अंदर की बात होती है अर्थ की, ये अंदर वाली बात, यहाँ पे सेंटर है ना अर्थ का, और ये बाहर वाला है, ये बाहर वाली है अर्थ की। तो अब बताओ मुझे, ये बाहर वाले जो चेंजेस है, मतलब कि अब आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ती रह रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना? और या फिर ऐसे होता है कि हमारे रिवर्स का कोर्स जो है वो भी चेंज होता जाता है। या कहीं पे हमारे मतलब ये माना जाता है, हमारी अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है ना, तो वो जो रेंज है वो इतनी छोटी कैसे बन गई, है ना? तो ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से ये चेंजेस आते हैं। बाहर की जो होती है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से आती हैं, और जो अंदर वाली होती है वो
एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से अंदर वाले चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो उसको अब आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल वही बोला गया है कि एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। जो हमारी अर्थ का लैंडस्केप है इन्हीं की वजह से चेंज हो रहा है। ये दो जो फोर्स है ना, एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स है, इसकी वजह से ही हमारी अर्थ को शेप मिलता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बोला गया है। तो इतना ही यहाँ पे मान लीजिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें हमें देखना है कि हमारी अर्थ की रेडियस जो होती है वो कितनी है। तो हमारी अर्थ की रेडियस है, रेडियस मतलब देखो ये अर्थ है, मैंने बोला ना आपको, ये हमारे अर्थ का सेंटर है। और यहाँ से मतलब ये जो हमारा मान लो ऊपर का लिथोस्फीयर है और यहाँ से हमें कोर तक जाना है। तो कोर तक जाना है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा। तो इसका जो रेडियस है 6378 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना है। तो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली कि मतलब इनर साइड पे अर्थ कैसी है, जैसे कि मतलब कोर। अब देखो ये अर्थ है हमारी, ये कोर है अर्थ की, और ये मेंटल मान लो, और ये ऊपर का जो क्रस्ट है हमारे अर्थ का। तो हमें कैसे पता चला कि कोर में जो है आयरन है, निकेल है, ये कैसे पता चला? यहाँ पे थोड़ी डेंसर बॉडी आती है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा डेंसर बॉडी आती है, ये कैसे पता चला हमें? तो ये इसी वजह से पता चला। कुछ डायरेक्ट सोर्सेस से हमें पता चला, ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं जिससे हमें ये पता चला। तो डायरेक्ट सोर्सेस में कौन से आते हैं? जैसे कि हम अगर माइनिंग कर रहे हैं, ये माइनिंग जो है वो डायरेक्ट सोर्स में आती है। माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग में जो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जो माइनिंग हो रही थी अफ्रीका में, गोल्ड माइनिंग हो रही थी, तो वहां पे डेप इतनी थी उसकी कि मतलब इतनी 3 to 4 किलोमीटर तक ही वो माइनिंग हो चुकी थी। तभी वहां पे जो क्या बोलते हैं, वहां पे पॉसिबल ही नहीं था कि आगे जाके हम उसकी माइनिंग कर सके, मतलब और थोड़ा डीप में डाल मतलब खोद सके, इस तरह से नहीं था, क्योंकि वहां पे हॉटनेस बहुत ज्यादा था, तो हम कर ही नहीं पाते थे मतलब वहां पे ज्यादा माइनिंग। तो माइनिंग से भी पता चलता है हमें कि हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर, मतलब इनर स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या कंपोजिशंस है, मतलब लेयर कैसी बनी है, कौन सी लेयर में क्या पाया जाता है, ये हमें माइनिंग के द्वारा पता चल जाता है। दूसरी है ड्रिलिंग भी होती है, जैसे कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, ओशियन डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो इससे ये जो है, हो सकता है ये पूछा भी जा सके कि आपको ये डीपेस्ट ड्रिलिंग एट कोला इन अंटार्कटिक ओशियन में किया गया था। तो ये ड्रिलिंग की वजह से भी जो मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं उससे, उसकी जब हम जांच अच्छे से करते हैं ना लेबोरेटरी में, तो पता चल जाता है, उससे भी हमें पता चलता है कि अर्थ का इनर स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये एक बात हो गई। नेक्स्ट है वोल्केनिक। अब देखो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, ये थर्ड है, मान लीजिए ये डायरेक्ट सोर्स में, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो ये बहुत सारा लावा, मोल्टन लावा वो सब लेके बाहर आता है ना, मोल्टन मटेरियल, मतलब उसको हम मैग्मा बोलते हैं, वो लेके आता है बाहर सरफेस पे। वो जब आता है तो हम उससे भी हमें पता चल जाता है कि अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर कैसे है। तो इससे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। ये सब डायरेक्ट सोर्सेस है जिसकी वजह से हमें अर्थ के इनर साइड वाला एरिया जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या क्या है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में यहाँ पे देखो, हमें सबसे तो ये यहाँ पे पहले ये देखना है, ये माइनिंग एक्टिविटीज तो हमने पहले देखी थी, डायरेक्ट सोर्स में आती थी। इनडायरेक्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। जो इंटीरियर है उसके बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड द इंटीरियर डीपर। तो यहाँ पे देखो अर्थ है, तो हम ये सेंटर है, हम सरफेस से अगर अंदर जा रहे हैं तो हमें ये पता है कि जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाता है। कल भी हमने देखा था, आज भी देख रहे हैं। मोर ओवर, हालांकि मतलब इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। डेंसिटी मतलब उनकी घनता जो होती है वो भी ज्यादा है, ये भी हमें पता चला। जैसे इधर से हम अंदर जा रहे हैं तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, हमें डायरेक्ट सोर्सेज से पता चला है। जो माइनिंग की थी, माइनिंग एक्टिविटी की थी, उससे पता चला। इतना तो हमें पता चला था कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। इससे जो पता चलता है हमें, मतलब आपको बहुत कुछ पता चलता है कि हाँ, अगर ऐसे एक स्टेटमेंट दे जाएगी एमसीक्यू में कि नहीं, जैसे आप सरफेस से इंटीरियर में जा रहे हो तो क्या टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इस तरह, या इंक्रीज होता है, ये ट्रू या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो तब हमें याद रहना चाहिए कि जैसे हम सरफेस से इंटीरियर तक जा रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है अर्थ के अंदर का, वो इंक्रीज होते जाता है from surface toward the interior in deeper depth, okay, and moreover also known as that the density of the material also increases with depth। जैसे मतलब मटेरियल की जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये तीनों चीजें आपको पता, मतलब याद रहनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नोविंग द टोटल
thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and density material different depth. तो ये टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी, ये जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा वैसे वैसे मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होते रहते हैं। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अगर इसका अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखा जाए तो वो है मेटियोर्स। मेटियोर्स से भी पता चलता है, मेटियोर्स दैट एट टाइम्स रीच द अर्थ, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेटियोर्स इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हालांकि मेटियोर जो होता है, मतलब हम तो ऐसे सोचते हैं कि स्काई से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये स्काई से आता है, लेकिन इससे भी हमें पता चलता है द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मेटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से जो मटेरियल आता है और मेटियोर्स का जो मटेरियल होता है वो सिमिलर होता है, एंड दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल्स सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। हेंस दिस बिकम्स एट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब इसका और जो अर्थ का मटेरियल है वो लिटिल बिट सिमिलर ही है, तो इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे मेटियोर्स का भी याद रखना है आपको। ठीक है, मेटियोर्स इनडायरेक्ट सोर्स में आता है। दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स, अगर इन देखा जाए तो वो है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटीज, जो अर्थक्वेक से होती है सिस्मिक एक्टिविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज नॉट द सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेम नहीं होता है। सर जो लैटिट्यूड्स है हमारे यहाँ, अलग हर लैटिट्यूड पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग दिखेगा, एंड इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको पोल, मतलब ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे ये अर्थ के पोल है। ठीक है, ये पोल है अर्थ का, ये इक्वेटर है, जीरो इक्वेटर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, बहुत ही कम है, और यहाँ पे ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये सेंटर यहाँ पे रहता है और ये बहुत दूर है सेंटर से, तो इसीलिए इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग अलग है, मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो ये बताया, एंड दिस इज ये देखा हमने एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। ठीक है, the gravity values also differ according to the masses of material। जो मटेरियल मास तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो भी डिफर करती है मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो ये भी यहाँ पे हमें नोट करने वाली बात है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। ये जो अनइवन जो होता है ना, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ के अंदर, तो वही एक इन्फ्लुएंस करता है वैल्यूज को। एंड दिस रिगार्डिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। सो ग्रेविटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मेनी अदर फैक्टर्स को। तो यहाँ पे उसको भी बोला जाता है हमें ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, ग्रेविटी एनोमली भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे नोट किया गया है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस है जिससे हमें अर्थ का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं, बाकी आप अदर चीजें भी आप देख लेना। यहाँ पे एक मैग्नेटिक सर्वे का बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक सर्वेज आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रिस्टल पोर्शन। ठीक है, और द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। और जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। हेंस वी शैल डिस्कस इट सम अदर चैप्टर में हम देखेंगे। यहाँ पे अर्थक्वेक में ज्यादा समझ में आएगा, बस इतना याद रख लेना आप। इनडायरेक्ट सोर्स में मेटियोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स और बाकी मैग्नेटिक, और एक थर्ड है सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चार आप इनडायरेक्टली आप याद रख लेना। और उसमें माइनिंग और वोल्केनिक इरप्शन और ड्रिलिंग, तीन डायरेक्ट सोर्सेस, वो उतने याद रख लेना। बाकी ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अर्थक्वेक में अगर देखा जाए ना, तो अर्थक्वेक क्या है? स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। जो सिस्मिक वेव जो होते हैं उनसे हमें अर्थ के लेयर के बारे में पता चलता है, जो अर्थ की इंटीरियर लेयर्स है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? एक सिंपल वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग है शेकिंग ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी अर्थ जो है हिलती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ अभी अर्थ क्यों आया है। इट इज अ नेचुरल इवेंट। ये नेचुरल इवेंट है, इसको मैन मेड मतलब इंसानों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये अंदर जो गड़बड़ हो रही होती है तो उसी का हिलता डुलता हमें नजर आता है। ठीक है, इट कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स एंड दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब भी अर्थक्वेक हो रहा होता है तो पहले उसका फ्रिक्शन होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर एनर्जी
मतलब एनर्जी जो है वो वेव जनरेट करेगी, और वेव जब निकलेगी, अभी यहाँ से वेव्स निकल रही है तो एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर ऑल डायरेक्शन में जाएगी वेव्स। तो इतना याद रख लेना। सो व्हाई डज द अर्थ शेक्स, मतलब थरकाप क्यों होता है, ऐसे हिलती क्यों है अर्थ, है ना, क्यों हिलती है। अब अगर कोई लोग रहते होंगे दिल्ली में, आपको ना नॉर्मल शेक महसूस होगा, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा आपको लगेगा, आप अगर बेड पे हो ना तो कभी कभी ऐसे होता है। तो अभी तो पता नहीं, बट मैं जब रहती थी तो काफी महसूस होता था, ये चीजें वहां पे ज्यादा महसूस होती थी। तो ये होता है द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर अलोंग अ फॉल्ट। आपने अपने दीवार पे देखा होगा कभी कभी ऐसी इस तरह से एक लाइन क्रैक दिखाई देता है, तो वैसे ही बिल्कुल एक क्रिस्टल रॉक में एक ब्रेक होता है, मतलब वहां से आप फॉल्ट भी कह सकते हो, इस तरह से फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट होता है। तब ऐसे अब यहाँ पे फॉल्ट हुआ है तो ये मटेरियल इधर का और इधर का जो है वो अलग अलग होना चाहता है, लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है कि अलग अलग होना, है ना, इतना आसान नहीं होता। वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तभी तो ये क्रैक हुआ होता है यहाँ पे। तो रुक जाओ, मैं पेन ही चेंज कर देती हूँ। हाँ, अभी ये अलग डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये इधर वाले डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में जाना चाहता है, और यहाँ पे क्रैक आया है। तो अभी इतना आसान तो नहीं है कि जल्दी से एकदम से टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, है ना। तो इनका फ्रिक्शन चल रहा होता है, यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शन चल रहा होता है, बहुत ऐसे जबरदस्ती से तानातानी चल रही होती है, और इनका इंटेंसिटी भी इधर होती है ना, इसको इधर जाना होता है, इसको इधर जाना होता है। तो फिर एट द एंड यहाँ पे एक ब्लॉक तो बनता ही है, मतलब फ्रिक्शन चल रहा होता है, ब्लॉक बन रहा है, बट इनकी जो मतलब इनको इंटेंसली इधर जाना है, इसको इंटेंसली इधर जाना है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है फिर एक एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से, मतलब ये ब्लॉक जो है वो हट जाता है और यहाँ से एक एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो यहाँ से एनर्जी मतलब वेव्स ही क्रिएट हो जाते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में ये वेव जाने लग जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में वेव जाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ऐसे निकलती है ये अर्थक्वेक की वेव्स, इस तरह से निकलती है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, जहां से एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है, फोकस बोलते हैं जहां से एनर्जी निकलती है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, ये हाइपो सेंटर भी इसको बोलते हैं, हम हाइपो सेंटर भी बोलते हैं इसको, जहां से मतलब एनर्जी निकल रही है उसको हाइपो सेंटर भी बोला जाता है। और जो मतलब अभी ये जो वेव्स है ये ऐसे तो नहीं है कि इंटीरियर में निकली है तो इंटीरियर में ही जाएगी, ऐसे नहीं, ये सरफेस तक आएगी। अब ये तो अंदर है, इंटीरियर में चल रहा है ये, तो ये ऊपर आएगी, ऐसे ऊपर आएगी। तो ऊपर जब आती है ये जस्ट अबाउ द हाइपोसेंटर के ऊपर जब आती है तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जब ये आती है सरफेस के ऊपर तो यहाँ पे इपी सेंटर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जो अबाउ होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है बिलो होता है उसको हाइपोसेंटर बोला जाता है। तो आप याद रख लेना, ये जो नीचे वाला भाग है इसको यहाँ पे जो सेंटर एनर्जी जहां से निकलती है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोला जाता है, और जैसे ये सरफेस के ऊपर आके निकलती है तो वहां पे जब ये फर्स्ट जहां पे भी ये आती है तो उसको हम बोलते हैं एफिसेंटर, और इट इज अ फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, और यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया जाता है वेव्स को, एंड इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबाउ द फोकस, मतलब जो ये फोकस है मतलब हाइपोसेंटर है तो उसी के अबाउ में ये एपीसेंटर होता है। तो याद रख लेना, ये बिलो जो होता है वो उसको हाइपो मतलब बिलो होता है और एपी मतलब अबाउ होता है। तो ये इतना समझ में आया तो आपको समझ जाओगे। और आपको पता है अर्थक्वेक कैसे होता है, मतलब अर्थक्वेक की जो एनर्जी है वो कैसे आती है। एक क्रिस्टल रॉक्स में अगर फॉल्ट आ जाता है ना तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन वो ओवरलाइन रॉक जो होता है वो प्रेस हो जाता है वहीं पे, वो स्ट्रैटा जो है वो प्रेस हो जाता है, और उसी के वजह से फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक बन जाता है और वो टुगेदर ही आ जाते हैं, और वहीं पे उनका आपस में बहुत चल रहा होता है कि मुझे इधर जाना है, मुझे इधर, मतलब ये बोलता है मुझे इधर जाना है, ये बोलता है मुझे इधर जाना है। तो इस तरह के चक्कर में बट एक पॉइंट पे यहाँ पे इनकी सुलह हो जाती है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा था वहां से एनर्जी रिलीज होती है, वही मतलब हमारा फोकस या हाइपोसेंटर बन जाता है। और जो ये अलग अलग डायरेक्शन में सरफेस में आती है और जहां पे आती है वहां पे हम इसको हाइपोसेंटर ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। फिर अब ये अर्थक्वेक की वेव जो है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। जो भी नेचुरल अर्थक्वेक होता है वो लिथोस्फीयर में होता है, मतलब लिथोस्फीयर जिस पे हम रह रहे हैं वो लिथोस्फीयर है। तो आपको अर्थ का मैं बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये जो ऊपर वाला जो है ये लिथोस्फीयर, या इसको क्रस्ट भी बोल सकते हो आप। तो इसके नीचे एक अस्टेनोस्फीयर आता है जो कि वीक होती है लेयर, उसके बाद हमारा यहाँ पे मेंटल आता है, और फिर हमारा कोर आता है, ठीक है। कोर में भी हमारा इनर कोर और
आउटर कोर होता है। तो मेंटल में भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल होता है। तो अपर मेंटल में ही एस्टेनोस्फीयर आता है जो कि वीक होता है। एस्टेनो मतलब वीक, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, बस मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो अर्थक्वेक जो है यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं अर्थक्वेक लिथोस्फीयर में। हो सकता है ये स्टेटमेंट के तौर पे दिया जाए। तो हमें इस चैप्टर में क्या देखना है कि यहाँ पे देखना है, इट इज सफिशिएंट टू नोट हियर दैट द लिथोस्फीयर रेफर टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर्स। इसकी जो डेप्थ है लिथोस्फीयर की वो 200 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीज्मोग्राफ, जो भी इसके रिकॉर्ड्स की जाती है वेव्स अर्थक्वेक के, तो वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, सिज्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और द कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड ऑन द सिज्मोग्राफ इज इन गिवन, यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, उसमें दी गई है, नीचे है टेबल। तो यहाँ पे देखना है कि कर्व शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव पैटर्न। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, एक तो बॉडी वेव्स होती है और दूसरी सरफेस वेव। ऐसे देख लो ना अर्थक्वेक, और इसके दो टाइप्स हैं, एक है बॉडी वेव अर्थ वेव्स की और एक है सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव जो जनरेट होते हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, जहां से फोकस से एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, उसी की वजह से बॉडी वेव जनरेट होती है एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की बॉडी है उसे पूरे बॉडी में ये ट्रैवल करती है, इसीलिए इसको बॉडी वेव्स बोली जाती है। और बॉडी वेव्स कहाँ से जनरेट होते हैं, जहां से अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हुई थी, मतलब फोकस से हुई थी ना, तो वहीं से निकलती है, तो उसी वजह से ये बॉडी वेव जनरेट होती है। और ये ट्रैवल करती है पूरे अर्थ के अंदर से, ट्रैवल करती है, मतलब पूरे अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करती है, इसलिए इनको बॉडी वेव्स बोला जाता है। और बॉडी वेव्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आए थे, 2023 में क्वेश्चन आया है, उसी वजह से इसको बॉडी वेव्स नेम भी दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने ये ग्राफ दिखाया, ये पी वेव्स है, ये एस वेव्स है। तो ये अनदर फर्दर क्लासिफिकेशन है बॉडी वेव्स का, जो बॉडी वेव्स के 2 पार्ट होते हैं, एक पी वेव्स और एक एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स और एस वेव जो होती है वो सेकेंडरी वेव्स होती है। और ये सरफेस वेव्स है, ठीक है। सरफेस वेव जो होती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कंपेयर टू बॉडी वेव्स। आगे देखेंगे हम, द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स। अभी देखो यहाँ पे ये एनर्जी पॉइंट है, यहाँ से निकल रही है ऐसी वेव्स, और ये सरफेस है, सरफेस पे आती है, तो यहाँ पे जो रॉक्स और ये सब होते हैं तो इससे टकरा जाते हैं ये बॉडी वेव्स, और इसी से सरफेस वेव जनरेट हो जाती है, न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। तो इसी से सरफेस वेव जनरेट हो जाती है, और दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। और ये सरफेस वेव जो होती है वो सरफेस के साथ ही चलती है, इतना ही याद रख लेना। और वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। अगर वो डिफरेंट डेंसिटी के मटेरियल के साथ ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, उसकी उस वेव्स की स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी के ऊपर एमसीक्यू बनने के चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी। जितना मटेरियल थिक रहेगा उतनी इसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी, इस तरह से बोल रहे हैं, द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। तो ये भी याद रख लेना। एंड देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। तो इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका डायरेक्शन चेंज होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको इसको डिफरेंस पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि आप एक मिरर पकड़ रहे हो, मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे सन रेज आ रहे हैं, तो ये जैसे इस पे मिरर पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है ऐसे बेंड हो जाता है रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन स्ट्रेट होता है, रिफ्रैक्शन स्ट्रेट नहीं होता है, मुड़ के भी वो चला जाता है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट में नहीं जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये यही बता रहे हैं कि देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। तो अब यहाँ पे देखना है कि अभी मैंने जैसे बोला कि आपको अलग और क्लासिफिकेशन होगा, फर्दर क्लासिफिकेशन। पहले हमने अर्थक्वेक वेव्स देखी, उसकी 2 है, एक तो बॉडी वेव्स और दूसरी है सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव्स के आगे जाके और 2 पड़ेगी, एक है पी वेव्स और दूसरी जो है एस वेव्स, मतलब ये प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। तो इस तरह से इनका पड़ता है। पी वेव मूव फास्टर, जो एस वेव है इससे ज्यादा पी वेव जो है वो ज्यादा पहले पहुंच जाती है सरफेस के ऊपर भी, और ये ज्यादा फास्ट भी होती है। तो ये एमसीक्यू इसी के ऊपर पूछा गया था, यूपीएससी 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, तो इसी से पूछा गया था और डायरेक्टली यहीं से आया था, एनसीईआरटी से ही। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। और द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स,
साउंड की वेव जो होती है वैसे ही सेम ही होती है पी वेव्स भी। तो बिल्कुल याद रखना, नेक्स्ट टाइम ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पी वेव्स सिमिलर टू द साउंड वेव्स। इसमें आपको करेक्ट और गलत है या सही है ये देखना पड़ेगा, इस तरह भी पूछा जा सकता है। एंड दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, मतलब सारे जो मटेरियल के जो मोड होते हैं कि गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, ये तीनों में ही ट्रैवल करती है पी वेव। बट एस वेव जो है बस यस से ही याद रख लेना, ये सिर्फ सॉलिड से ही जाती है, इतना याद रखना, ये सॉलिड से ही जाती है। यस वेव अराइव एट द सरफेस विथ सम टाइम लैग, मतलब ये पी वेव के बाद में आती है सरफेस के ऊपर, इसीलिए इसको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल से ये ट्रैवल करती है। एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस वेव इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो रिफ्लेक्शन कॉजेस वेव्स टू रिबाउंड, मतलब बाउंस बैक करती है, रिबाउंड मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से। एंड वेयर एज रिफ्रैक्शन होता है मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो मतलब मैंने बोला ना, रिफ्रैक्शन मतलब बेंड करना, बेंड करके भी चलना है, ऐसे स्ट्रेट जाने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो ये दूसरी तरफ से भी जाएंगे। रिफ्रैक्शन अगर होता है तो, रिफ्लेक्शन होता है तो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस याद रख लेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ्स। एंड दी मतलब इनका वेरिएशन जो है वो सिस्मोग्राफ के ऊपर जब ये पता चल जाता है ना, इसको रिकॉर्ड तो सिस्मोग्राफ से ही किया जाता है, तो उसी से पता चलता है हमें इनका वेरिएशन। एंड दी सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट, सरफेस वेव जो है वो लास्ट में आती है सिस्मोग्राफ ऑन सिस्मोग्राफ। एंड दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, मैंने बोला था ना ये सरफेस जो होती है क्योंकि ये रॉक से टकरा के जनरेट हो जाती है ना, जैसे ही बॉडी वेव सरफेस पे आती है तो जो सरफेस पे ये रॉक्स होते हैं उससे जनरेट होती है ये सरफेस वेव। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती है सरफेस वेव। तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स होता है, हेंस द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑकर्स। तो बहुत सारा नुकसान भी सरफेस वेव्स की वजह से ही होता है। प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्विक वेव्स, कैसे स्प्रेड होती है ये वेव्स, अर्थक्विक के जो वेव्स है वो कैसे स्प्रेड होती हैं उसको देखते हैं हम। डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्विक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर्स, अलग अलग मैनर्स में ये ट्रैवल करती है। एज दे मूव और प्रोपोगेट they cause vibration in the body of the rocks and through which they pass, जिससे भी ये पास होती है उसका अलग अलग वाइब्रेशन होता है। ठीक है, पी वेव वाइब्रेट पैरेलल, जो पी वेव्स होती हैं वो पी से याद रख लेना, ये पैरेलली, वही पूछा गया था यहाँ से, सेकंड एमसीक्यू बना था हमारी 2023 के इसका। ठीक है, ये जो वाइब्रेट होती है ना टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये पैरेलल होती है पी वेव। और जो हमारी सरफेस वेव है, सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब इस तरह से, जिसके अंदर परपेंडिकुलर उसी को बोला जाता है जिसके अंदर 90 डिग्रीज का ये बनता है, एंगल बनता है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो वहां पे सिर्फ एंगल बोला गया था, तो ये आपको पता चलना चाहिए था। तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर मेंशन नहीं किया था, बस एंगल की बात की थी, तो इससे पता चल जाता है। एंड दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। तो इसमें अलग अलग डेंसिटी क्रिएट होती है। तो अदर थ्री वेव जो है वाइब्रेट परपेंडिकुलर, जो दूसरी वेव्स है पी वेव को छोड़ के ना, जो दूसरे अदर थ्री वेव्स हैं तो वो क्या करती है, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करती है और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में होता है इसका वाइब्रेशन, इसका डायरेक्शन। एंड हेंस दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रस्ट एंड ट्रफ्स ये क्रिएट कर देती है एस वेव इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास, जिससे भी ये पास होती है एस वेव उसमें ट्रफ्स और क्रस्ट बनते हैं। ठीक है, और सरफेस वेव आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव। तो आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि इसमें से डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती है या डैमेजिंग वेव्स कौन सी होती है, पी वेव, एस वेव ऐसे दिया जाएगा या बॉडी वेव्स ऐसे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाँ ये डैमेजिंग होती है एस वेव। तो इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन, अब हमें देखना है कि शैडो जोन कैसे तैयार होता है। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ, अभी हमने बोला ना कि जो अर्थक्वेक की वेव जो होती है वो सिस्मोग्राफ के ऊपर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे ये वेव जो होती है वो रिपोर्ट नहीं होती है, तो वो हम देखेंगे, इन्होंने अच्छे से डायग्राम देके बताई है। सच जोन इज कॉल्ड शैडो जोन, जहाँ पे ये रिपोर्ट नहीं होती ना, वेव्स डिटेक्ट नहीं होती सिस्मोग्राफ के ऊपर, उसको हम शैडो जोन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील दैट फॉर ईच अर्थक्वेक एंड देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन्स। तो यहाँ पे ये फिगर्स दे रखे नीचे हैं, वो वहां पे हम देखेंगे।
तो ये इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव। जो यहाँ तक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे फिगर है, ये एपिसेंटर पे है 1.105 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी वेव जो है यहाँ से यहाँ तक डिटेक्ट हो रही है पी वेव, ठीक है, एपिसेंटर में। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब बिलो होता है। तो ये यहाँ तक 105 डिग्री सेल्सियस तक तो ये डिटेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से 105 से लेके 145 तक, 45 डिग्री तक देखा जाए तो ये डिटेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे ये पी वेव जो है ये शैडो जोन आ गया, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है ये। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे जो है पी वेव जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, मतलब डिटेक्ट नहीं हो रही है। और इधर से भी सेम 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक यहाँ पे शैडो वेव्स आ रही है, यहाँ पे दिख नहीं है। कोर से भी ये ना ट्रैवल करती है, ये याद रख लेना। एमसीक्यू में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कोर से ट्रैवल करती है या नहीं करती है पी वेव, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यस, ये कोर से ट्रैवल करती है और इधर भी ट्रैवल करती है, लेकिन ये 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक ये यहाँ पे शैडो जोन में रहती है, मतलब यहाँ पे पी वेव जो है वो डिटेक्ट नहीं होती है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं यस वेव जो है, यस वेव यहाँ पे देखो, ये एपिसेंटर है ना, तो ये 105 तक यहाँ पे ये दिख जाती है, होती है ये, सॉरी हाँ। और यहाँ पे ये आप देखोगे ना, यस वेव जो है वो यहाँ पे ये शैडो जोन है, यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं होती। जैसे कि वो हमें पी वेव जो है वो कोर से भी ऐसे आती हुई दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे तो शैडो जोन है, कोर से भी ये ट्रैवल नहीं करती। इसीलिए तो बोलते हैं ना, कोर में लिक्विड होता है, तो ये यस वेव जो है सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल करती है। तो ये जो है पूरा शैडो जोन आता है, इधर से 105 डिग्री सेल्सियस, इधर से 105 से, ये जो है यहाँ पे जो है यस वेव डिटेक्ट ही नहीं होती, बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होती। तो इतना ही याद रख लेना कि अगर कोर से कोई वेव्स ट्रैवल कर रही है तो वो पी वेव है जो कि कोर से ट्रैवल हो रही है, और इसका शैडो एरिया का डिस्टेंस आप याद रख लेना, ठीक है। बिल्कुल यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी ऊपर बोला गया है, यहाँ पे यही बोला गया है सारा, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया, शैडो जोन ऑफ यस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट इज आल्सो अ लिटल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब देखो, एक तो जो ये यस वेव्स है ये कोर से भी नहीं ट्रैवल करती, बस एक लिमिटेड एरिया तक ही ये ट्रैवल करती है, बाकी का ये यस वेव का शैडो जोन आता है। तो ये बिल्कुल हमने नीचे देखा है, डायग्राम में देखा है, ये बिल्कुल वैसे ही बोला गया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ अर्थक्वेक, मतलब टाइप अर्थक्वेक के कितने टाइप होते हैं। अर्थक्वेक देखो, एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, टेक्टोनिक मतलब जब स्लाइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तब भी अर्थक्वेक आता है, उसी से जनरेट होता है ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है, मतलब एक टाइप होगा। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स भी होते हैं। स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज एज अ वोल्केनिक अर्थक्वेक। जो स्पेशल क्लास के टेक्टोनिक अर्थक्वेक होते हैं उसको वोल्केनिक अर्थक्वेक भी हम बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोस भी उनको बोला जा सकता है। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक का थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप है, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से जो अर्थक्वेक आता है तो उसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। यहाँ पे देखो, कोलैप्स अर्थक्वेक जो माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से आता है। बाकी फोर्थ वाला जो है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, मतलब आपको तो जानते हैं केमिकल एक्सप्लोजन हो रहा है या न्यूक्लियर डिवाइसेस से भी कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन की वजह से जो अर्थक्वेक आता है तो उसको एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोला जाता है। मतलब ये 4 टाइप वाला है, ये 3rd टाइप वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 5th है, ये जो 5th है वो है रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक। मतलब कहीं पे देखो हमारे डैम्स और ये सब चल रहा होता है, अगर उनकी वजह से आता है ना, लार्ज रिजर्वायर्स की वजह से वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं अर्थक्वेक कैसे मेजर किया जाता है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक कैसे मेजर किया जाता है। एक तो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल पे मतलब मेजर किया जाता है, दूसरा होता है इंटेंसिटी स्केल पे होता है। यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड स्केल पे इसको मेजर किया जाता है और दूसरा है यहाँ पे इंटेंसिटी स्केल पे। जो मैग्नीट्यूड स्केल पे जिसको किया जाता है उसको बोला जाता है रिच्टर स्केल बोला जाता है, रिच्टर स्केल। और जो इंटेंसिटी से किया जाता है उसको बोला जाता है मर्कली। आपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है इसको, मर्कली या मर्कली जो भी है। तो ये दोनों याद रख लेना, हो सकता है एमसीक्यू में पूछा जाए या स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये मर्कली जो है एक इटालियन सिज्मोलॉजिस्ट थे जिनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा है, जिनके नाम के आफ्टर इसका नाम रखा है। एंड द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू, मतलब देखो इसकी जो इंटेंसिटी होती है उसका अकाउंट विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय इवेंट। तो उसकी रेंज जो होती है, इंटेंसिटी स्केल की रेंज जो होती है 1 से लेके 12 तक होती है, और जो हमारा मैग्नीट्यूड स्केल जो होता है 0 से लेके 10 तक होता है, ठीक है।
तो इतना, बस इतना याद रखो तो हो जाएगा काम, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अर्थक्वेक के अभी इफेक्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्राउंड शेकिंग हो सकती है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो सकती है, लैंड एंड मर्ड स्लाइडिंग हो सकती है, लैंडस्लाइड जैसे अभी केरला में हुई थी, सॉइल लिक्विफैक्शन भी हो सकता है, लिक्विफैक्शन, और ग्राउंड लर्चिंग भी हो सकती है, ठीक है, ग्राउंड लर्चिंग हो सकती है। ये जो 6 है ना, ये लैंडफॉर्म बेस्ड है, लैंडफॉर्म बेस्ड है। और ये हाँ, ये अवलांचेस भी आते हैं, वो ये लैंडफॉर्म बेस्ड है। और यहाँ पे जो 7th है, ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लीवी फेलियर, जैसे कि हमें सिक्किम में हमारा हुआ था, और फायर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स ये सब गिर जा सकते हैं, सुनामी आ सकती है ओशन में, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि मैंने बोला, ये फर्स्ट 6 जो है लिस्टेड अबव हैविंग सम बियरिंग्स अपॉन लैंडफॉर्म्स वाले वो अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं। और while other may be considered the effects causing immediately concerns to the life and properties of people in regions, okay। तो जो सुनामी आती है would occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic waters and the magnitude is sufficiently high। अगर सुनामी तभी आती है जब जो अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो अगर ओशियन के अंदर होगा ना, ओशन के अंदर वो एपिसेंटर होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है, और इसी वजह से सुनामी आती है। और सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स, या इसको बोल सकते हैं आप ट्रेमर्स भी बोल सकते हैं, ट्रेमर्स भी बोल सकते हैं। ट्रेमर्स मतलब जो क्या बोलते हैं, शेकिंग बोल सकते हैं, एक टाइप की शेकिंग होती है, मतलब एक स्लाइटली शेकिंग मूवमेंट होती है ट्रेमर्स मतलब, एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। जस्ट एक शेकिंग हो सकती है स्लाइटली, बट ऐसे सुनामी मतलब एक शेकिंग हो सकती है, ना कि एक अर्थक्वेक जैसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है ना, तो वैसे नहीं हो सकता। इस तरह से ये बता रहे हैं यहाँ पे। Though the actual quake activity lasts for few seconds and its effects are devastating। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक्चुअली एक क्वेक है, एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी फॉर सेकंड के लिए, फ्यू सेकंड के लिए हो सकती है, बट उसका जो इफेक्ट है वो डिवास्टेटिंग भी हो सकता है। अगर वो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 रिक्टर, अगर उसका स्केल होगा तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। बाकी अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस, मतलब कितनी, मतलब कब आ सकता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजार्ड, मतलब ये नेचुरल आपत्ति है। इफ अ ट्रिमोर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस, अगर वो जो स्लाइटली शेकिंग मूवमेंट अगर वो हाई मैग्नीट्यूड से अगर हो रही है तो हो सकता है कि अर्थक्वेक आए। इट कैन कॉज हेवी डैमेज, मतलब अगर वो ज्यादा ही मैग्नीट्यूड के हाई मैग्नीट्यूड से अगर वो ट्रिमर हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है, ज्यादा डैमेज हो सकता है, लाइफ प्रॉपर्टी पीपल, इसका डैमेज हो सकता है। हाउएवर नॉट ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब नेसेसरीली एक्सपीरियंस मेजर शॉक्स। सो वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज विथ मोर डिटेल इन द नेक्स्ट। तो यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे नोट दैट द क्वेक ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, दैट इज सबसे ज्यादा बड़ा जो होता है 8+ का होता है। आपने तो मैग्नीट्यूड का देखा ना, 0 से 10 तक होता है, और इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी जो है वो 1 से लेके 12 तक होती है। तो यहाँ पे 8+ है, ये सबसे ज्यादा होता है और ये रेयर होता है, ठीक है। एंड दे ऑकर, यहाँ पे देखो, दे ऑकर वंस इन 1 या 2 years में हो सकता है, वेयर एज दोज ऑफ टाइनी टाइप्स ऑकर ऑलमोस्ट एवरी मिनट्स। जो छोटे टाइप में होते हैं ना, छोटे सिर्फ एक मूवमेंट या सिर्फ हिल जाना या डुल जाना इस तरह से होता है, वो मतलब हो सकता है, बट जो बड़े लेवल पे होते हैं वो 1 या 2 years में होते हैं। इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमने अर्थक्वेक यहाँ पे खत्म होता है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम नहीं देखेंगे वोल्केनो और ये जो है क्या अर्थ ऑफ स्ट्रक्चर देखे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, अर्थ ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वोल्केनोस को हम नेक्स्ट वीडियो में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अर्थ का जो ये स्ट्रक्चर है कैसे है। ये हमारी मान लो ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे ऊपर आता है क्रस्ट और यहाँ पे आता है मैंटल। अगली वीडियो में थोड़ा इसका डिटेल देखो, मतलब बताऊंगी। जो क्रस्ट जो होता है, पहले तो क्रस्ट आता है, फिर मैंटल आता है, फिर कोर आता है, ठीक है। तो क्रस्ट है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है एंड इट इज अ ब्रिटल इन नेचर, मतलब टूट बहुत जल्दी जाता है। ब्रिटल मतलब टूटना, मतलब आसानी से टूट जाना नहीं होता क्या। एंड द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओशियन का क्रस्ट अलग होता है, कॉन्टिनेंट का क्रस्ट अलग होता है। ओशियन मतलब वाटर का, कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड का, ठीक है। तो यहाँ का जो क्रस्ट होता है वो अलग अलग होता है। ओशियन क्रस्ट इज द थिनर, मतलब आप देख रहे हो ये लैंड है, मान लो ये लैंड है और ये ओशन है, ये ओशन है, ठीक है। तो लैंड का जो होता है ना वो थिक होता है, जो क्रस्ट होता है वो थिक होता है, ज्यादा थिक होता है, और इसका थिन होता है, बिल्कुल पतला पतला होता है, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन याद रख लेना। यानी
द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर होती है। इसकी जो ओशन की होती है वो 5 किलोमीटर होती है, वेराज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर हो सकती है। क्या पता ये आपको पीसीएस में इस तरह से आंकड़ेवारी भी पूछे जाए कि मतलब हाँ 5 किलोमीटर होता है ओशियन का और 30 किलोमीटर थिकनेस जो है क्रस्ट की वो कॉन्टिनेंटल की होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इज इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम में ही कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट होता है वो ज्यादा थिकर होता है, ठीक है। इट इज एज मच 70 किलोमीटर हो सकता है थिक इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ये 70 किलोमीटर है और ऐसे नॉर्मली 30 किलोमीटर देख सकते हो, और ओशन का 5 किलोमीटर हो सकता है क्रस्ट, ठीक है। ये क्रस्ट हमने देख लिया यहाँ पे। अब मेंटल देखते हैं। मेंटल जो है आफ्टर क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। तो मेंटल जो है द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। जो क्रस्ट के बाद जो पोर्शन आता है उसको हम मेंटल बोलते हैं। मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द मोहोज डिसकंटिन्यूटी। ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना इसको हम लेटर देखते हैं, अगले वीडियो में मैं इसका पूरा अच्छे से बताऊंगी आपको, ठीक है। टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, इसकी जो डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर। द अपर पोर्शन है ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अभी हमने देखा ये हमारा क्रस्ट हो गया, और अभी ये मेंटल की जो थिकनेस है 2900 किलोमीटर है, मतलब डेप्थ इसकी, और ऊपर का जो मेंटल का एरिया है उसको एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। यहाँ पे द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर होता है, 400 किलोमीटर, एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स। ये मैग्मा से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छे से बताया है, ये हमारा लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जो होता है वो लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है। जो क्रस्ट होता है हमारा 100 किलोमीटर उसकी थिकनेस होती है, और मेंटल यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा। तो ये एस्थेनोस्फीयर जो कि 400 किलोमीटर तक होता है, और जो हमारा पूरा मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। और जो हमारा कोर, बाद में यहाँ पे कोर आता है हमारा, जो अपर आउटर कोर है वो लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही एमसीक्यू बन सकते हैं इसके ऊपर, तो आप याद रख लेना, ठीक है। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देख लिया बिल्कुल। इसका जो कोर का जो है वो 6378 किलोमीटर है। हमारी रेडियस कितनी है? 6378 या 6 किलोमीटर है हमारी रेडियस, तो लगभग ये रेडियस ही है हमारी अर्थ की। इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। सो द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। मतलब लिथोस्फीयर में कौन से आते हैं? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट जो मेंटल का पार्ट है वो क्रस्ट में लिथोस्फीयर में आते हैं। एंड इट्स द थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। and the lower mantle extend beyond the asthenosphere and it is a solid state। जो lower mantle जो होता है वो solid state में होता है। जैसे आप outer core में आते हो ना, outer core जो होता है वो भी liquid होता है, और जो inner core है वो solid होता है। तो देखो ये जो आपने अभी देखा ये solid state में होता है मेंटल, जो लोअर मेंटल होता है, और बाद में कोर शुरू होता है। तो जो आउटर कोर है वो लिक्विड में आता है, इनर कोर जो है वो सॉलिड में आता है। तो अभी यहाँ पे कोर देखते हैं हम। एज इंडिकेटेड अर्लियर द अर्थक्वेक वेव वोल्केनोज हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ एंड द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये हमें वोल्केनिक की वजह से पता चला है। एंड आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट while the inner core is solid state। The core is made up of very heavy material mostly constituted nickel and iron। जो कोर के अंदर जो मटेरियल है वो निकल और आयरन है, इसीलिए ये हेवी मटेरियल मतलब हेवी होता है। एंड समटाइम्स रेफर टू नाइफे लेयर, इसको नाइफे लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स देखने हैं यहाँ से, तो इसको हम देखेंगे कल के वीडियो में देखेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने अर्थ का स्ट्रक्चर भी देख लिया और अर्थ का इंटीरियर भी देख लिया, मतलब अर्थक्वेक को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ देखा। आज हम वोल्केनोज एक्टिविटी देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। प्लीज अगर आपको ज्यादा लगे ये बोरिंग लगे तो 1.5 की स्पीड से भी आप देख सकते हो। अगर नहीं लगता फिर भी मैं कंटिन्यू रखूंगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप अपनी तरफ से कोशिश कर, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आप भी पढ़ते रहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। देखो वीडियोज इसलिए होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बुक से आपको पढ़ा नहीं जा रहा है ना, बोर हो रहा है, तो आप वीडियो देख लो। अगर वीडियो से आप बोर हो रहे हो तो बुक से पढ़ लो, बट पढ़ना मत छोड़ो। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे